तो वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। सभी को स्वागत है भाई हमारा OHPC का जो रिवीजन सीरीज हम लोग कर रहे हैं। सॉरी, रिवीजन सीरीज का कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, तो कल हम लोगों ने ये वाला सीरीज शो अभी शुरू किया था। तो उससे पहले हम लोगों ने सोचा कि जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, ठीक है कि नहीं, उसको एक बार हम लोग अभी डिस्कशन कर ले। तो उसको करने से क्या फायदा मिलेगा, तो किस टाइप का क्वेश्चन आता है। हाँ, TNE के लिए है, DDT के लिए भी है, ठीक है कि नहीं, दोनों आप लोग मतलब देख सकते हैं। इसमें देखिए मिक्सिंग वाला क्वेश्चन है जहाँ पर आपका पार्ट नहीं है कंट्रोल सिस्टम, पावर सिस्टम, अभी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, डीजेबी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, इसीलिए इसको सबको सेग्रीगेट कर दिया है, यानी कि अलग अलग कर दिया है। ठीक है, तो आप जो आपका बेसिक वाला जितना पार्ट होगा उसको आप लोग आप लोग देखिए, सो दैट कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से क्या फायदा मिलेगा आप लोगों को, कि आप लोगों को पता चलेगा कि आपका प्रिपरेशन कितना लेवल का अभी तक पहुंचा है और आगे आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। ठीक है, तो कहाँ कॉन्सेप्चुअली आप वीक है और कहाँ आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और जो बाकी 8-9 दिन हमारे पास बचे हुए हैं। ठीक है, तो लेट नहीं करते हैं भाई, शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, जो लास्ट 2023 में जो पेपर हुआ था हमारा, उसका ये एग्जाम पेपर का एनालिसिस है। ठीक है कि नहीं, और उसका जो पूरा PDF है आपका, पीओए का जो मतलब पूरा मतलब PDF ही ऑलरेडी आपको सुबह अभी प्रशांत सर ने आपको मतलब दे दिए होंगे ग्रुप में। तो उसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, उसके साथ अभी हम लोग क्या करेंगे, तो पर्टिकुलर पार्ट देखिए, TNE के लिए कौन सा पार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। नेटवर्क थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, 5 तक आप लोग रुकिए हमारे साथ। फिर है 5 के बाद आप लोग सेशन आप लोग छोड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी आपके लायक नहीं है, आप अपना वाले में आप अपने से प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है, तो बाकी जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल, माइक्रो प्रोसेसर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बचा, ये सारा DET का सिलेबस में आ जाता है। हुआ भाई, सबको तसल्ली मिला? तो ठीक है, देखिए भाई, तो सबसे पहला क्वेश्चन है नेटवर्क थ्योरी का। ठीक है, नेटवर्क थ्योरी में क्या पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन हम लोग को पूछ रहा है कि द फेज एंगल ऑफ ए सीरीज RL सर्किट इज बिटवीन। तो सीरीज RL सर्किट में फेज एंगल कितना हम लोग को पूछ रहा है, बताइए भाई कितना होगा। तो सीरीज RL सर्किट में क्या होता है, जो फेज एंगल हमारा बनेगा, सब रेबी क्या रेजिस्टेंस का सबको पता है कितना, 90 to 120 डिग्री। कैसे यार, चलिए देखिए। ठीक है, देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है, अपना यूनिटी होता है। ठीक है, इसका जो फेज एंगल होता है हमेशा यूनिटी होता है। और बाकी इंडक्टर का क्या होता है, आपका आई लैग करता है वोल्टेज को कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे, राइट। तो यहाँ क्या पूछा है आपको, तो फेज एंगल आपका कितना बनेगा, खाली 90 डिग्री तक आपको मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, आपको करंट हमेशा लैग करता है वोल्टेज को, तो इसीलिए जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो है अपना C, -90 डिग्री। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर RC सर्किट दे देता, RC सर्किट आपको दे देता, तो यहाँ पर आई लीड करता आपका वोल्टेज को कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे लीड करता। तो यहाँ पर आपको +90 डिग्री आप इसमें लगा के आ जाइएगा। ठीक है, दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, थेवेनिन थ्योरम का क्वेश्चन है। थेवेनिन थ्योरम का स्टेटमेंट में पूछ रहा है कि हमको कि एनी लीनियर सर्किट containing several voltage or resistance can be replaced by dash voltage in series with a single resistance connected across the load। ठीक है भाई, ITI डिप्लोमा बोथ के लिए है। ठीक है कि नहीं, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। ठीक है कि नहीं, पहले जितना 5 पार्ट होता है आपका, अप टू एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स तक आप लोग रुकिए। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद आप लोग भी सेशन छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, तो थेवेनिन्स थ्योरम का स्टेटमेंट में क्या बता रहा है हमको, कोई कोई लीनियर सर्किट में जितना कुछ अपना वोल्टेज सोर्स होगा, ठीक है, एक से ज्यादा वोल्टेज सोर्स हो सकता है,
और वो वाला रेजिस्टेंस भी कुछ उस पे हो सकता है, ठीक है, एक से ज्यादा भी रेजिस्टेंस हो सकता है। तो उसको हम लोग जब पूरा सर्किट को सॉल्व करते हैं तो लास्ट में क्या निकल के हम लोग आते हैं, बस एक वोल्टेज सोर्स के साथ ये आरटीएच को सीरीजली कनेक्टेड करते हैं यहाँ पे, फिर आपका यहाँ पर लोड कनेक्टिविटी कर देते हैं। यही तो होता है, वीटीएच होता है, आरटीएच होता है, निकालते हैं ना हम लोग सॉल्व करके। तो इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए सिंगल वोल्टेज सोर्स विथ सीरीज विथ द सिंगल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो वन सिंगल सोर्स से हम लोग उसको कन्वर्टन कर देते हैं, ठीक है। लेकिन सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या होता है, आपका भी सेवरल वोल्टेज सोर्स होता है, तो एक एक वोल्टेज अभी वोल्टेज सोर्स को लेके हम लोग सर्किट को सॉल्व सॉल्व करते करते इक्वेशन निकालते हैं, फिर सब इक्वेशन को मिला के जोड़ के फिर जो वैल्यू आता है बस वही फाइनल होता है कि नहीं। लेकिन थेवेनिन क्या करता है, सबको मिला के एक ही बना देता है, ठीक है, एक ही वोल्टेज सोर्स बना देता है, एक ही रेजिस्टेंस निकल के आ जाता है। हुआ भाई। तो 3 नंबर देखिए, 3 नंबर में क्या पूछ रहा है, 3 नंबर पे पूछ रहा है इन ए थ्री फेज सिस्टम इन ऑर्डर व्हिच डैश अटेन देयर मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू इज कॉल्ड फेज सीक्वेंस, ठीक है। तो फेज सीक्वेंस यानी कि क्या, मतलब कौन सा ऐसा क्वांटिटी होता है जिसका मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू आने पर ही हम लोग उसको फेज सीक्वेंस इसको बोलते हैं। ये वाला क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, वोल्टेज होता है, ठीक है कि नहीं। वोल्टेज का मैक्सिमम पीक वैल्यू जितना मिलेगा उसी को ही हम लोग फेज सीक्वेंस, उसी हिसाब से हम लोग उसको कैलकुलेटेड करवाते हैं थ्री फेज सिस्टम। तो डी इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही है। 4 नंबर देखिए, पूछ रहा है कि तो सीरीज सर्किट में ईच रजिस्टर में क्या सेम होता है और पैरेलल सर्किट में रजिस्टर के अक्रॉस क्या सेम होता है। सबको पता है भाई, सिंपल सा आंसर है इसका। सीरीज सर्किट में क्या होता है आपका, करंट सेम होता है, राइट। मान लीजिए यहाँ पर एक तो ये सीरीज सर्किट है, तो जो करंट जा रहा है आपका, तो तीनों सर्किट में क्या होगा, सेम करंट जा रहा होगा, तो इसीलिए सीरीज में करंट सेम होता है। और पैरेलल में क्या होता है आपका, वोल्टेज सेम होता है, ठीक है। सभी में सभी अक्रॉस सेम वोल्टेज होता है। इजी इजी क्वेश्चन है सब इसका, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। 5 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, तो व्हिच डायग्राम प्रेजेंट्स द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्लॉटेड ऑन ए कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ द फेज रिलेशनशिप बिटवीन द वोल्टेजेस एंड द करंट्स विथिन पैसिव कंपोनेंट्स और ए होल सर्किट। क्या होगा, एनी आइडिया। तो हम लोग वोल्टेज करंट का रिलेशनशिप को जो डायग्राम पे बनाते हैं, ठीक है कि नहीं, वो जो डायग्राम हम लोग यानी कि जो अभी हम लोग अभी जो मतलब पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा कि आई लीड कर रहा है, आई लैग कर रहा है कि नहीं। तो उसी को जो हम रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, मान लीजिए ये वोल्टेज का वेव फॉर्म हो गया, ठीक है, फिर क्या हो रहा है हमारा, मान लीजिए ये वाला जो हमने वेव फॉर्म बनाया ये करंट का हमने बना दिया, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बनाएंगे वोल्टेज क्या कर रहा है हमारा, लीड कर रहा है, तो वोल्टेज लीड कर रहा है बोल के आगे निकल के आएगा ये वाला, ठीक है। तो ये वाला जो डायग्राम हम लोग बना रहे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं फेजर डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। तो फेजर डायग्राम के माध्यम से ही, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेटिव में से ही हम लोग वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप हमको पता चलता है। देखिए यहाँ पर अगर वोल्टेज आगे चल रहा है यानी कि वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है आपको करंट को, ठीक है। 6 नंबर वाला देखिए क्या पूछ रहा है, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अबव विथ एन इंसुलेटिंग मटेरियल बिगिंस टू ब्रेक डाउन एंड इज कंडक्ट, इट इज कॉल्ड, यानी कि पूछ रहा है कि एक इंसुलेटिंग मटेरियल का कितना सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होता है और टूटने के बाद वो इंसुलेटिंग मटेरियल में कंडक्शन शुरू हो जाता है। कंडक्शन यानी कि पूरा शॉर्ट सर्किट हो जाता है पूरा, ठीक है। इंसुलेटर जलेगा तो कभी कांडक्ट नहीं करेगा, उसको एकदम भयंकर वाला वहां पर कंडक्शन होगा, फ्लैश ओवर होगा, ठीक है। कंडक्ट यानी कि वहां पर फ्लैश ओवर होगा खाली। तो कौन सा वाला स्ट्रेंथ होता है हमारा, वो होता है अपना डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर वाला देखिए क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है द रिलेटिव पोलरिटी ऑफ द टू और मोर म्यूचुअली कपोल्ड कॉइल इज डिनोटेड बाय दैट कन्वेंशन।
सबको पता है, सबको पता है कि ये वाला सिंपल सा आंसर है इसका। क्या होता है? डॉट कन्वेंशन होता है। डॉट कन्वेंशन क्या होता है अपना? जो L1 प्लस L2 प्लस 2m हम लोग निकालते हैं। 2m कब निकालते हैं? कि जब आपका मान लीजिए यहाँ पर दो 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 इंडक्टेंस है, ठीक है कि नहीं? अगर सेम पोलैरिटी है दोनों पे तब प्लस आ जाएगा। अगर आपका कॉइल में अगर ऑपोजिट साइड अगर ये कन्वेंशन मिल रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा आपका? L1 प्लस L2 माइनस 2m हो जाएगा, राइट? यही तो होता है हमारा डॉट कन्वेंशन। इसी से ही तो हम लोग निकालते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है? तो डी इसका करेक्ट आंसर है। 8 नंबर वाला देखिए क्या पूछ रहा है कि एबीसीडी पैरामीटर को हम लोग डैश पोर्ट नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन में एबीसीडी पैरामीटर को कैसे निकालते हैं हम लोग? 2 पोर्ट नेटवर्क से निकालते हैं, है कि नहीं? इसमें तो कुछ एक्सप्लेन करने वाला तो चीजें है नहीं। 2 पोर्ट नेटवर्क में ही हम लोग एबीसीडी पैरामीटर का इस्तेमाल करते हैं। 9 नंबर वाला देखिए, 9 नंबर पे क्या पूछ रहा है? द डैश ऑफ ए कंडक्टर इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। सिंपल सा आंसर है भाई इसका। पूछ रहा है कि रेशियो हमको पूछ रहा है क्या? कि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स और लिंकेज विद द करंट थ्रू इट, ठीक है कि नहीं? यानी कि एन फाइव बाई आई पूछ रहा है, ठीक है? एन फाइव बाई आई किसका फॉर्मूला होता है अपना? नंबर ऑफ द टर्न्स इनटू नंबर ऑफ फ्लक्स डिवाइडेड बाय आई हमको पूछ रहा है, ठीक है? ये वाला रेशियो किसका होता है? इंडक्टेंस का होता है, राइट? किसका होता है? इंडक्टेंस का होता है। एल इक्वल तो होता है ना एन फाइव बाई आई होता है। बस उसी को ही ये वाला थियोरेटिकली फॉर्म में बस इसको लिखा है इस जगह पे, और कुछ नहीं। 10 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है हमको। When two or more coils are magnetically linked together by a common magnetic flux, they are said to be the property of। मैग्नेटिकली लिंक है यानी कि इलेक्ट्रिकली लिंक नहीं, ठीक है? इलेक्ट्रिकली लिंक नहीं है, मैग्नेटिकली लिंक है, यानी कि ऐसे, ठीक है? दोनों के बीच में जुड़ा नहीं है, ट्रांसफॉर्मर वाला प्रिंसिपल। तो क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पे? म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है? तो डी इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही है। 11 नंबर वाला देखिए क्या पूछ रहा है। 11 नंबर पे हमको पूछ रहा है, 11 नंबर पे पूछ रहा है कि हुई सर्किट कॉन्सिस्ट ऑफ ए रेजिस्टेंस, ए कैपेसिटेंस, ए इंडक्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस द अल्टरनेटिंग सप्लाई। सिंपल सा बात है भाई, एक रेजिस्टेंस दिया है आपको, एक कैपेसिटेंस दिया है और एक तो इंडक्टेंस दिया है, ठीक है? जो कि सीरीजली कनेक्टेड है एसी सप्लाई के अक्रॉस। तो क्या होगा? ये वाला सीरीज आरएलसी सर्किट होगा, है कि नहीं? बिल्कुल करेक्ट है, सी इसका करेक्ट आंसर है। 12 नंबर वाला देखिए, अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर व्हेन द वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस, ठीक है, आरएल इक्वल टू द इक्विवेलेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सप्लाई नेटवर्क, यानी कि आरएस। ये आरएस है और ये आरएल है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मर कब आपका मैं भी मैक्सिमम पावर अभी आपका ट्रांसफर करता है? क्या कंडीशन होता है? दोनों कंडीशन सबको पता रहना चाहिए। आर एस इक्वल टू आर एल होता है कि नहीं? सोर्स रेजिस्टेंस जितना होगा उतना ही आपका लोड रेजिस्टेंस रहेगा, तभी जाके मैक्सिमम पावर ट्रांसफर आपका हो पाएगा। और होता है उसका फॉर्मूला सबको पता रहना चाहिए, जो पी मैक्स हम लोग निकालते हैं। ये तो कंडीशन हो गया, ठीक है? ये कंडीशन हो गया। और बाकी जो इसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं हम लोग, कल भी मैंने आपको बताया था शायद आपका वाला सेशन पे। VTS VTS डिवाइडेड बाई, लिख देता हूँ अच्छे से, VTS डिवाइडेड बाई 4 RTH, ठीक है? यही होता है। RTH लिखे या फिर RL लिखे, जो आपका मन होता है लिखिए आप लोग, कोई इसमें कोई तसल्ली वाला लिखिए, आप RTH लिखिए भाई, ठीक है? ये वाला फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करके मैक्सिमम पावर ट्रांसफर निकालते हैं, ठीक है? तो क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? इक्वल होगा, सोर्स रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस के बराबर होगा, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर निकल के आएगा। अब ये सुपरपोजिशन थ्योरम का थोड़ा हल्का सा टेढ़ा कर दिया है क्वेश्चन को। क्या बताया है आपको कि
सुपरपोजिशन थ्योरम पे each individual voltage and current values are superimposed on the top of each other to find the actual voltage drop and current with all source active. What does superimposed means? ठीक है, सुपर इम्पोज का मीनिंग यही होता है कि हम लोग ऐड कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग वोल्टेज ड्रॉप और करंट को ऐड करते हैं। यानी कि जब हम लोग मान लीजिए आपका यहाँ पर दो वोल्टेज सोर्स अपने पास है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले V1 को मान लीजिए शॉर्ट कर लिए, तब हम लोग क्या करें, ये खाली V2 के बराबर अभी हम लोग निकालते हैं, दो दो लूप यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है कि नहीं? तो लूप डालने पर क्या होता है, आपका वोल्टेज ड्रॉप के साथ ये करंट को भी ऐड कर लेता है। ठीक है, बस वही इसको बोल रहा है, वही जो केवीएल वाला को थोड़ा सा हमने क्या लिखा था यार, बीटीएस स्क्वायर लिखा ना। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, खाली मैंने बीटीएस लिख दिया, क्या, सॉरी सॉरी, बीटीएस स्क्वायर बाई 4 होता है। सॉरी, मिस्टेक हुआ। तो 13 नंबर पे क्या है, तो यहाँ पर जैसा हम लोग केवीएल अप्लाइड करते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग, तो जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसके साथ करंट भी हमारा ऐड हो जा रहा है कि नहीं? तो वही वाला यहाँ पर पूछ रहा है कि सुपर इम्पोज का मतलब क्या होता है, एडिंग होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, डी इसका करेक्ट आंसर है। 14 नंबर वाला देखिए क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है ए सर्किट दैट कंटेन प्योर रेजिस्टेंस आर ओम, ठीक है कि नहीं, प्योर रेजिस्टेंस आर ओम कनेक्टेड इन सीरीज विद प्योर कैपेसिटर सी फैराड इज नॉन एज। सिंपल सा बात है, अगर आर एंड सी आपका सीरीजली कनेक्टेड है तो क्या होगा वो वाला, आर सी सीरीज सर्किट होगा, है कि नहीं? तो डी इसका करेक्ट आंसर है। 15 नंबर वाला देखिए क्या आंसर है इसका, कितना टाइम बचा भाई, 17 मिनट हो गया क्या? The ultimate resistance value may deviate from specification because of many reasons. Which one is not of them? यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा रीजन नहीं है जिससे क्या है कि आपका अल्टीमेट जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो आपका भी डिफर कर सकता है, यानी कि उसमें कुछ गड़बड़ नहीं आ सकता है। ठीक है, यानी कि उसमें नहीं आ सकता है, अल्टीमेट रेजिस्टेंस वैल्यू पे कुछ आपका डेविएशन यानी कि कुछ खराब नहीं आ सकता है। कौन सा वाला होता है, कलर। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अल्टीमेट रेजिस्टेंस पूछा है ना, अल्टीमेट रेजिस्टेंस यानी कि इलेक्ट्रिक नॉइज होगा यहाँ पे। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ए नहीं होगा भाई। कलर कोडिंग होता है ना आपका, रेजिस्टेंस का कलर कोडिंग के हिसाब से तो आप लोग निकालते हैं उसका जो वैल्यू तो हम लोग निकालते हैं कलर कोडिंग के हिसाब से। तो कॉलर 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 को हम लोग कैसे नहीं मान सकते हैं हम लोग कि वो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से डेविएशन नहीं करेगा। ठीक है, कॉलर टेम्परेचर मैक्सिमम वोल्टेज 3 होगा, डी नहीं होगा, इलेक्ट्रिक नॉइस का कुछ काम नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, 16 नंबर वाला देखिए क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू द केवीएल द सम ऑफ द वोल्टेज इन एनी क्लोज्ड लूप मस्ट बी जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। सेम साइन कन्वेंशन में ये जीरो निकल के आता है, इनफाइनाइट। कैसे यार, ए इसका करेक्ट आंसर है। 17 नंबर वाला देखिए, द डैश पावर दैट कैन बी ट्रांसफर इज कॉल्ड ट्रांसफर कैपेबिलिटी। क्या होगा इसका, ट्रांसफर कैपेबिलिटी, डैश पावर, आइडियल पावर, मैक्सिमम पावर होगा ये वाला। ठीक है कि नहीं? तो ट्रांसफर कैपेबिलिटी का क्या होगा करेक्ट आंसर इसका, द मैक्सिमम पावर दैट कैन बी ट्रांसफर इज कॉल्ड द ट्रांसफर कैपेबिलिटी। ठीक है, और तो बाकी कुछ इतना सही नहीं लग रहा है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। मैक्सिमम पावर को ही हम लोग ट्रांसफर कैपेबिलिटी मान सकते हैं। इस पे क्या बता रहा है, पावर कैन बी यूज्ड बाय इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज कैलकुलेटेड मल्टीप्लाई बाय। पावर का नॉर्मल सा फॉर्मूला पूछ रहा है, पावर इक्वल टू क्या होता है, वी इंटू आई होता है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है, वोल्टेज इंटू करंट। जल्दी जल्दी करते हैं भाई, मान लीजिए कि एग्जाम चल रहा है, तो 80 क्वेश्चन सॉल्व करना है हम लोग को कितने घंटे में, 1 घंटे में। ठीक है, अब 20 मिनट में तो हमने 20 ही क्वेश्चन किया है।
ठीक है, खत्म कर लेते हैं। यहाँ क्या पूछ रहा है, डैश ऑकर्स इन ए सीरीज सर्किट व्हेन द सप्लाई फ्रीक्वेंसी कॉजेस द वोल्टेज अक्रॉस द एल एंड सी कैन बी इक्वल एंड अपोजिट इन फेज। सप्लाई फ्रीक्वेंसी के कारण जब आपका एल और सी के कारण क्या होता है, एक्सएल और एक्सी निकल के आएगा आपका। सप्लाई फ्रीक्वेंसी के कारण इंडक्टेंस में क्या आएगा अपना, एक्सएल और एक्सी निकल के आ जाएगा। ठीक है, और एक्सएल इक्वल टू हमारा एक्सी हो जाएगा, तो वो वाला कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, रिजोनेंस कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, एक्सएल इक्वल टू एसी होगा तो उसको हम लोग रिजोनेंस कंडीशन बोलते हैं। 20 वाला क्वेश्चन देखिए, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर राउंड मोटर है केज रोटर, इट इज स्टार्टर इज टू वाइंडिंग व्हिच कैन बी डिस्प्लेस्ड 90 डिग्री इन स्पेस। ठीक है, थियोरेटिकल वाला क्वेश्चन है, जिसको पढ़े होंगे बस आपको याद करने वाला चीजें है। ठीक है, 90 डिग्री। 21 देखिए, व्हिच वन इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ रीजनरेटिव ब्रेकिंग। रीजनरेटिव ब्रेकिंग यानी कि क्या, मैंने शायद कल रात को आपको पढ़ा रहा था ना इन्वर्टर में। रीजनरेटिव ब्रेकिंग यानी कि क्या, हमेशा जो करंट फ्लो होता है आपका सोर्स टू लोड की तरफ फ्लो करता है, लेकिन रीजनरेटिव में क्या होता है, लोड टू सोर्स की तरफ ये फ्लो होने लगता है। ये बाकी लोड टू सोर्स कैसे फ्लो होता है, ये जब आपका आरएलई लोड होगा या फिर आरई लोड होगा या फिर खाली एलई लोड होगा। ठीक है, जो आपका लोड के साइड कुछ बैटरी कनेक्टेड होगा। ठीक है, तभी जाके खाली रीजनरेटिव ब्रेकिंग आपका आ सकता है। ठीक है, तो टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द मोटर ड्राइविंग, हाँ ये तो सही है, इसका रीजनरेटिव का एक तो फंक्शन है। टू होल्ड ए डिस्कैंडिंग लोड ऑफ हाई पोटेंशियल एनर्जी एट ए कांस्टेंट स्पीड, बिल्कुल ये भी सही है। इन केस ऑफ फ्रीक्वेंट ब्रेकिंग और स्लो द ड्राइव्स, ये कंट्रोलिंग में भी काफी काम, लेकिन स्टॉपिंग नहीं करता है। रीजनरेटिंग मोटर से हम लोग स्टॉपिंग नहीं करते, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। किसका डिटेल्स भाई बताइए, रीजनरेटिव ब्रेकिंग का या फिर किसका। ठीक है, रीजनरेटिव का क्या अभी तो बताया आपको चीजें। ठीक है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या होता है आपका, कि नॉर्मल जब आपका करंट फ्लो होता है सोर्स टू लोड के तरफ करंट फ्लो होता है, लेकिन रीजनरेटिव ब्रेकिंग में क्या होता है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग में क्या होता है, लोड से सोर्स की तरफ आपका करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है, तो कल इन्वर्टर वाला सर्किट आप लोगों ने देखे होंगे, ठीक है कि नहीं, उस पे क्या होता है आपका, मान लीजिए यहाँ पर एक तो वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पर एक तो फ्री व्हीलिंग डायोड लगा होगा आपका, यहाँ पर एक तो खाली डायोड लगा होगा। ठीक है, डायोड नहीं, स्विच होगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए हम ले लेते हैं आरएलई लोड लेते हैं। ठीक है, यहीं पर ही आपका आता है जब आपका स्विच जब आपका क्लोज होगा। ठीक है कि नहीं, स्विच जब आपका क्लोज होगा रीजनरेटिव ब्रेकिंग होगा, तो डायोड यहाँ पर और एक तो लगा होता है। करेक्ट, डायोड आपका जो लगा रहता है इस जगह पे, फ्री व्हीलिंग डायोड की क्यों लगा रहता है हमारा, कि इंडक्टेंस जो होता है जब आपका फॉरवर्ड बायस में सर्किट में करंट फ्लो होता है, इंडक्टेंस आपका चार्ज हो जाता है। रिवर्स बायस में क्या होता है, रिवर्स बायस में क्या होता है, किससे डीएबी क्या मतलब इंडक्टर को डिस्चार्ज करना पड़ेगा। इंडक्टर को डिस्चार्ज करने के लिए फ्री व्हीलिंग का डायोड हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये होता है फ्री व्हीलिंग डायोड। तो जब नॉर्मल करंट आपका केबी क्या कैसे फ्लो करना चाहिए, ये लोड टू सोर्स की तरफ आपका फ्लो करना चाहिए, राइट। लेकिन रीजेनरेटिव ब्रेकिंग मोड पे क्या करता है अपना, ये यहाँ पर जो डायोड है आपका, ये क्या ऑपोजिट साइड में आपका है, तो इसीलिए जो करंट आपका फ्लो करेगा रीजेनरेटिव ब्रेकिंग पे, ये लोड टू सोर्स की तरफ आपका फ्लो करने लगेगा। ठीक है, वही तो हम बता रहे हैं ना, देखिए डायोड रिवर्स बायस में है, इसी कारण ही मतलब एनर्जी सोर्स के लिए। ठीक है कि नहीं, यहाँ पर जो बैटरी कनेक्टेड है, ये बैटरी के साथ ही अपना जो डायोड का मतलब कनेक्शन रहता है। ठीक है कि नहीं, ये फ्री व्हीलिंग डायोड का बात आप छोड़ दीजिए। ठीक है कि नहीं, फ्री व्हीलिंग डायोड का काम खाली इंडक्टर के साथ है। नॉर्मल सा डायोड जो यहाँ पर लगाया गया है आपका, जब आपका बैटरी टर्मिनल से जब आपका सप्लाई निकलेगा, तब यहाँ से ये फॉरवर्ड बायस होके टोटल सर्किट में आपका करंट फ्लो होगा। ठीक है, आया भाई बात सबको समझ में, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है,
और बाकी रीजनरेटिव ब्रेकिंग ये नॉर्मल इन्वर्टर वाला सारा भी सर्किट में हम आपको समझा रहे हैं, लेकिन डिटेल वाला सब अभी आपको समझना है तो आपको ब्याक ईएमएफ वाला कॉन्सेप्ट आपको जो वहाँ आपको काफी अच्छे से अभी क्या समझने को मिलेगा। ठीक है, टाइम मिलेगा तो कुछ अलग वाला क्वेश्चन लेके आऊंगा तो वही आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, उसमें कैसा रीजनरेटिव ब्रेकिंग होता है, मतलब यानी कि मतलब उल्टा खाली जाता है। ठीक है, जो वोल्टेज होता है वो आपका उल्टा कंडक्शन होता है और कुछ नहीं। 22 देखिए क्या पूछ रहा है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑपोजिट टू द अप्लाइड वोल्टेज इन ए डीसी मोटर, द ईएमएफ इज नोन एज। यही तो होता है, ठीक है कि नहीं, जब ऑपोजिट साइड से जब वोल्टेज आपका फ्लो होने लगेगा क्या बोलते हैं उसको, बैक ईएमएफ बोलते हैं। जो बातें अभी मैंने आपको बताया ईवी वाला फॉर्मूला, है कि नहीं। ठीक है, तो बैक ईएमएफ यानी कि हाँ, उसको हम लोग और क्या बोलते हैं, काउंटर ईएमएफ की उसको हम लोग बोलते हैं। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं भाई, कितना टाइम बचा, 26। 23 वाला देखिए क्या पूछ रहा है। द ईडी करंट लॉसेस ऑकर बिकॉज ऑफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कंडक्टर, और क्या होता है ईडी करंट लॉस, कंडक्टर और किसका बीच का रिलेशनशिप होता है, कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में होता है। ठीक है कि नहीं, ईडी करंट लॉसेस आ गए यानी कि आपका कौन सा वाला फॉर्मूला हम लोग लिखे, एल डी आई बाई डी टी लिख लेते हैं। ये तो फाराडेस लॉ के हिसाब से आ जाएगा ना, रहने दीजिए इसको। ईडी करंट लॉसेस को हम लोग रिलेटिव मोशन के साथ कंपैरिजन करेंगे तो हम लोग इसको उसका जो फॉर्मूला था आपका स्टैन मर्ज वाला फॉर्मूला था, वहीं से भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, स्टैन मर्ज वाला फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे तो वहीं से भी हम लोग को भी पता चल जाएगा कि कैसे कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेटिव मोशन आता है, तब आपका ईडी करंट लॉसेस आपको मिलता है। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। 24 देखिए क्या पूछ रहा है। द टॉर्क स्लिप कर्व फॉर एन इंडक्शन मोटर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन द, ये टॉर्क स्लिप कर्व पूछ रहा है। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सिंक्रोनस मोटर पे भी कर्व पढ़ा था। ठीक है, तो ये ratio the difference between the synchronous speed and actual rotor speed to the speed of the synchronous speed of the machine। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्या इंटरनेट कर लिया क्या मेरा यार, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। 25 नंबर वाला देखिए। अकॉर्डिंग टू द ईएमएफ इक्वेशन द सिंगल फेज ट्रांसफार्मर द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड्स अपॉन द फ्लक्स नंबर ऑफ टर्न्स एंड, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, 4.44 इंटू क्या था, 4.44, कोई बताएगा। सिंपल सा आंसर है। ठीक है चलिए, फ्रीक्वेंसी इंटू फाइव एम इंटू एन। ठीक है, एफ क्या होता है आपका, फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, फाइव एम आपका क्या होता है, फ्लक्स होता है, एन क्या होता है, टर्न्स होता है। राइट, तो यहाँ पर आपके पास क्या दिया था, फ्लक्स दिया था, नंबर ऑफ टर्न्स दिया था, तो फ्रीक्वेंसी है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। हो गया। 26 देखिए। एनर्जी ट्रांसफर इन इंडक्शन मोटर फ्रॉम स्टार्टर टू रोटर इज क्वाइट सिमिलर ऑपरेशन टू द एनर्जी ट्रांसफर टू द डैश फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। ठीक है, मतलब कोई भी क्वेश्चन में ही आपको आंसर दे दिया है। तो क्या होता है, इंडक्शन मोटर स्टार्टर टू रोटर सिमिलर ऑपरेशन, यानी कि स्टार्टर टू रोटर इंडक्शन मोटर का जो होता है नॉर्मली ये आपका स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर जैसा काम करता है। ठीक है, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर क्या होता है, रोटर आपका डायरेक्टली शॉर्टेड होकर रहता है, तो इसीलिए तो वहां पे म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल थोड़ा सा काम करता है। ठीक है, तो प्राइमरी टू सेकेंडरी यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 27 वाला देखिए। एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर कैन बी डिफाइंड एज द आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। कोई भी एफिशिएंसी निकालो, क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट होता है कि नहीं। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसका सब दे रहे हैं भाई, सी किसका आंसर दे रहे हैं, सब्ट्रैक्टेड दे रहे हैं, कैसे यार।
ठीक है, बी होगा इसका करेक्ट आंसर। 28 वाला देखिए, इन ए डीसी शॉर्ट मोटर इज a टाइप ऑफ सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर where field winding is shunted and connected in dash with the armature winding। जितना प्रॉब्लम आप लोगों ने सॉल्व किया होगा सभी में देखे होगा। मान लीजिए ये एक तो मोटर है, यहाँ पर क्या दिया है आपको, फील्ड वाइंडिंग जो होता है सॉन्टेड है, यानी कि सॉन्ट यानी कि क्या, पैरेलली कनेक्टेड है। ठीक है, सॉन्ट यानी कि क्या, पैरेलली कनेक्टेड दिया है, बस उसका सिनोनिम्स पूछा है ऐसा मान के चलिए। ठीक है, तो मोटर का पैरेलली ये आपका फील्ड वाइंडिंग कनेक्टेड है, तो क्या होगा करेक्ट आंसर इसका, बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 29 देखिए, according to the Fleming's right hand rule, the direction of induced dash changes whenever the direction of the motion of the conductor changes। राइट हैंड रूल आ गया तो यानी कि क्या आएगा, राइट हैंड रूल यानी कि इंड्यूस्ड करंट होता है कि नहीं। राइट हैंड रूल आ गया यानी कि इंड्यूस्ड करंट आएगा, बेसिक सा फॉर्मूला है और कुछ नहीं। वोल्टेज कैसे भाई, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ सही है भाई, ठीक है, राइट हैंड रूल आ गया यानी कि इंड्यूस्ड करंट यहाँ पर होगा। ठीक है, 30 वाला देखिए क्या पूछ रहा है, 30 में पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू द फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डैश विल इंटरैक्ट विद एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू प्रोड्यूस एन डैश ईएमएफ। ठीक है, क्या होगा करेक्ट आंसर इसका, फैराडेस लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से जब आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ जब आपका क्या मतलब इंटरेक्शन में आता है तभी आपका ईएमएफ जनरेटिंग होता है। ठीक है कि नहीं, जब आपका क्या होता है, एन डी फाइव बाई डी टी होता है ना आपका। ठीक है, जितना नंबर ऑफ फ्लक्स आपका कटेगा तो उस जगह पे जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसिंग होगा, जितना नंबर ऑफ टर्न्स आपका कटते हुए जाएगा आपका, तो उसी जगह पे उतना वोल्टेज आपका जनरेटिंग होके मिलता रहेगा। ठीक है, बस वही तो बोलता है आपका फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 31 देखिए, द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ए ट्रांसपोजिशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसपोजिशन लाइन यानी कि क्या, rotate the conductor which result dash or phase being moved next physical position in a regular sequence। ट्रांसपोजिशन हम लोग क्यों करते हैं, ट्रांसपोजिशन हम लोग लाइन का कैपेसिटेंस को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, मेंटेन करने के लिए ट्रांसपोजिशन करते हैं। ट्रांसपोजिशन यानी कि क्या, हमेशा याद रखिएगा कि कंडक्टर लंबे लाइन पे ऐसा सीधा नहीं जाता है पूरा, एक ही जगह पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो टावर होता है, मान लीजिए यहाँ से आर वाई बी गया तो ये आर जाके फिर ऐसे होके यहाँ जो यहाँ जुड़ा होगा। ठीक है, ऐसे जुड़ा होता है सब। ठीक है, मतलब उल्टा पुल्टा सब हो जाता है उसका फेस सीक्वेंस, फिर ये जाके ऐसे, ये जाके ऐसे, तो ये सब होने से क्या होता है आपका लाइन का कैपेसिटेंस मेंटेन रहता है। ठीक है, तो रोटेट द कंडक्टर व्हिच रिजल्ट द कंडक्टर और फेज बिंग मूव टू द नेक्स्ट फिजिकल लोकेशन। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर। लाइन कैसे होता है, कंडक्टर होगा कंडक्टर। एक मिनट है, कंफ्यूजन वाला दे दिया यार ऑप्शन यहाँ पे। रोटेट द कंडक्टर विच रिजल्ट इन द फेज बिंग मूव टू द नेक्स्ट फिजिकल लोकेशन इन ए रेगुलर सीक्वेंस। आंसर क्या दिया था यार इस पे, लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, लाइन होता है कंडक्टर होता है। चलिए इसको मार्क करिए यार, ठीक है कि नहीं, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, 31 का क्या करेक्ट आंसर होगा, कंडक्टर होगा या फिर लाइन होगा। ठीक है, लाइन ही होगा ना। ठीक है, चलिए लाइन ही मान के चलते हैं इसको। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर मान के चलिए। ठीक है, 32 देखिए क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है द कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन इज प्रोपोर्शनल टू द गैस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंडेबल करता है, लेंथ के ऊपर डिपेंडेबल करता है कि नहीं। कैपेसिटेंस क्या होता है आपका, जो आप लोग मीडियम ट्रांसमिशन लाइन हो गया, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होता है, वहां पर सब हम लोग
पहली बात तो ये है कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस जो होता है नेग्लिजिबल होता है, मतलब कैलकुलेटेड होता नहीं है। मीडियम में होता है, इसीलिए हम इसको लम्प्ड पैरामीटर हम लोग इसको बोलते हैं, राइट। मीडियम में होता है इसीलिए हम इसको लम्प्ड पैरामीटर बोलते हैं। अगर इसमें लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। 33 वाला देखिए क्या पूछ रहा है, which one of is not an advantageous of the underground cable। इसमें से कौन सा एक तो एडवांटेज नहीं है अंडरग्राउंड का। स्मॉलर वोल्टेज ड्रॉप होता है, सही है। लेसर प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉल्ट, ये भी सही है। बेटर जनरल अफरेंस, लेस प्रोडक्शन इन इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ज्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट होता है, लेस नहीं। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। 34 देखिए, which one is not the main equipment required for the substation installation। सर्किट ब्रेकर आता है, लाइटिंग अरेस्टर आता है, बस बार आता है। ये ब्रश बार क्या होता है, ब्रश बार नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। मतलब ब्रश बार जैसा कोई चीजें नहीं होता है। स्विच गियर नहीं लगाएंगे तो कैसे चलेगा भाई, इसका बता रहे हैं आप लोग डी, इसलिए वाला क्या, अच्छा ठीक है। 34 का क्या होगा, सी होगा करेक्ट आंसर। ब्रश बार जैसा कोई चीजें नहीं होता है सब स्टेशन में, बस बार होता है। 35 नंबर देखिए क्या पूछ रहा है, medium transmission line is defined a transmission line with effective length more than 80 kilometer, more than 80 kilometer but less than uh, क्या होगा 150 किलोमीटर होगा, ठीक है। सी होगा इसका करेक्ट आंसर। अगर 150 किलोमीटर से अगर ज्यादा होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, 150 किलोमीटर से अगर ज्यादा होता है उसी को हम लोग लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं, राइट। सी इसका करेक्ट आंसर है। 36 नंबर वाला देखिए, पावर सिस्टम का क्वेश्चन है। द लोड फ्लो स्टडी डिटरमाइंस द ऑपरेटिंग स्टेट ऑफ ए सिस्टम फॉर गिवन टास्क। लोड फ्लो स्टडी किस लिए हम लोग करते हैं, लोडिंग को जानने के लिए, ठीक है। कि एक सर्किट में हम लोगों को कितना इसमें लोड ले पाएगा ये वाला सर्किट, या फिर ये वाला फीडर कितना लोडिंग ले पाएगा, इसमें कितना रेटिंग का ट्रांसफॉर्मर लगा है, यही सब हम लोग लोड फ्लो स्टडी से ही हम लोग को पता चलता है, ठीक है। 37 वाला देखिए क्या पूछ रहा है, इकोनॉमिक डिस्पैच कंट्रोल डिटरमाइंस दैट द पावर आउटपुट ऑफ ईच पावर प्लांट एंड द पावर आउटपुट ऑफ ईच जनरेटिंग यूनिट विद इन द पावर प्लांट व्हिच विल बी मिनिमाइज्ड। क्या क्या हमारा मिनिमाइज, which will be minimize the overall dash needed to solve the system problem। इकोनॉमिक पावर डिस्पैच कंट्रोल यानी कि कंट्रोल रूम ने क्या बोला कि हमको पावर आउटपुट ऑफ ईच पावर प्लांट, ओके, उसके साथ पावर आउटपुट ऑफ ईच जनरेटिंग यूनिट विथ इन ए पावर प्लांट विच विल बी मिनिमाइज्ड। ओवरऑल पावर आउटपुट को घटाना है, उसके साथ ईच जनरेटिंग यूनिट। कॉस्ट ऑफ द फ्यूल इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ द फ्यूल को घटाने से क्या होगा आपका, ओवरऑल एफिशिएंसी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा आपका, ठीक है कि नहीं। ऊपर से उसके साथ आपका यूनिट कॉस्ट भी वो लोग उसी हिसाब से मेंटेन कर पाएंगे, ठीक है। बस हाँ, पावर प्लांट उसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ द फ्यूल को ही घटाने से आपको पावर आउटपुट जो होता है ये कंट्रोलिंग में आ सकता है, ठीक है। एफिशिएंसी कैसे भाई यार, ठीक है। एफिशिएंसी को घटाने के लिए थोड़ी ना हम लोग आउटपुट को मतलब ज्यादा करवाते हैं, कॉस्ट ऑफ द फ्यूल को ही हम लोग मिनिमाइजिंग करते हैं। एफिशिएंसी सब बोल रहे हैं क्या, एक मिनट है। नहीं भाई यार, ये कॉस्ट ऑफ द होगा, देखिए कि नहीं। अब देखिए अगर पावर आउटपुट,
अगर पावर आउटपुट अगर हर एक जनरेटिंग यूनिट का अगर हम लोग घटाते हुए जाएंगे, ठीक है कि नहीं, तब क्या मिनिमाइज होगा हमारा, fuel मिनिमाइज होगा। एफिशिएंसी को घटाने के लिए थोड़ी ना ये कंट्रोलिंग सेंटर ऐसा कर रहा होगा। ठीक है, चलिए यार इसको थोड़ा मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं देख के आपको नहीं तो बोलूंगा आगे, ठीक है। 38 वाला देखिए क्या पूछ रहा है आपको, कितना टाइम लगा, 40 मिनट हुआ है ना, ठीक है। 38 वाला देखिए क्या पूछ रहा है कि a short transmission line is defined a transmission line with an effective length which is less than। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, 80 किलोमीटर से भी मतलब लेस देन होता है, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर जिसको नहीं पता होगा ये वोल्टेज लेस देन 69 केवी, ये वाला ना पता होने से भी आपको चलेगा। यहाँ पर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन दे दिया है तो लेस देन 80 किलोमीटर होगा, कहानी खत्म, और कुछ जानना भी नहीं है यहाँ पे। पूछ रहा है कि वाट मीटर में, मेजरिंग इक्विपमेंट में जो वाट मीटर होता है, वाट मीटर में अपना कितना कॉइल होता है। कितना कॉइल होता है वाट मीटर में, दो कॉइल होता है, ठीक है। सीसीपीसी बोलते हैं ना हम लोग, करंट कॉइल और पोटेंशियल कॉइल बोलते हैं। करंट कॉइल क्या होता है हमेशा याद रखिएगा, ये थिक वायर होता है, थिक वायर होता है, लेस टर्न होता है। बस एक को याद कर लीजिए, पोटेंशियल कॉइल अपने आप आपको दिमाग में सेटअप हो जाएगा। ये आपका थीन वायर होता है लेकिन मोर टॉर्न होता है, ठीक है। ये होता है सीसीपीसी। तो क्या होगा करेक्ट आंसर इसका, 2 होगा, ठीक है। 40 वाला देखिए, 40 में क्या पूछ रहा है आपको। 40 में पूछ रहा है करंट ट्रांसफार्मर इज डैश हाई वोल्टेज करंट टू मच लोअर वैल्यू प्रोवाइडेड कन्वीनियंट वे टू सेफली मॉनिटरिंग द एक्चुअल इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन ए एसी ट्रांसमिशन लाइन यूजिंग ए स्टैंडर्ड एमीटर। बोल रहा है कि एक ट्रांसमिशन लाइन में करंट को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग सीटी इस्तेमाल करते हैं। सीटी हाई वोल्टेज करंट को रिड्यूस करके लोअर वैल्यू को लाता है, तब जाके अपना एमीटर जो होता है ये मेजरमेंट कर पाता है, ठीक है। तो करंट ट्रांसफार्मर क्या करता है, हाई वोल्टेज करंट को रिड्यूसिंग करता है। एड कौन बोल रहा है यार, क्या किसका बोल रहे हैं आप, ठीक है। तो reducing the high voltage current to the lower value, ठीक है। 41 वाला देखिए, एक मिनट, 41 वाला देखिए क्या पूछ रहे हैं आपको, एक मिनट है थोड़ा सा। मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज क्या मेजरमेंट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, किसी को आइडिया। बिल्कुल करेक्ट है, इंडक्टेंस मेजरमेंट करने के लिए हम लोग करते हैं। और इंडक्टेंस का क्या क्या होता है, और इंडक्टेंस मेजरमेंट करने के लिए क्या क्या ब्रिज होता है हमारे पास। डॉट होता है, क्या डॉट है, डॉट नहीं। और बाकी इंडक्टेंस कैपेसिटेंस में जो मतलब सॉरी इंडक्टेंस मेजरमेंट करने के लिए और क्या क्या होता है, ये इसको आप लोग वो करके मैंने इसको याद रखा था, ठीक है कि नहीं। एंडरसन ब्रिज होता है, ओन्स ब्रिज होता है, और एक तो होता है हाइस ब्रिज होता है, ठीक है। ऐसे करके आप उसको याद रख सकते हैं, ठीक है। ये 3 ब्रिज के साथ ये एक तो ब्रिज है। ये 4 ब्रिज जो होते हैं ये अपना खाली डेडिकेटेडली इंडक्टेंस मेजरमेंट करने के लिए होता है। कैपेसिटेंस मेजरमेंट के लिए क्या क्या होता है, शेयरिंग ब्रिज होता है, सबसे फेमस है अपना, ठीक है। शेयरिंग ब्रिज होता है, यही तो सबसे फेमस वाला है, बस इसी एक को आप याद रख के जाइए। तो बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 42 देखिए, एनर्जी मीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किसका प्रिंसिपल पे काम करता है एनर्जी मीटर, अपना इंडक्शन का प्रिंसिपल में काम करता है, ठीक है। इंडक्शन का प्रिंसिपल में काम करता है। एलसी ब्रिज, हाँ वही तो हुआ, एलसी ब्रिज जो बोल रहे हैं वही तो आप लोगों ने लिखा अभी, जो मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज होता है वही तो होता है एलसी ब्रिज, और क्या होता है।
तो एनर्जी मीटर जो होता है इंडक्शन प्रिंसिपल में काम करता है। और एक तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एनर्जी मीटर में जो मैग्नेट इस्तेमाल होता है वो कौन सा मैग्नेट होता है, ठीक है कि नहीं। इसको दिमाग में रखिएगा, वहां पर अपना ब्रेक मैग्नेट इस्तेमाल होता है, ठीक है, ब्रेक मैग्नेट इस्तेमाल होता है, ठीक है। कभी कभी सभी लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट ला के आ जाते हैं, एक्चुअली वहां पर ब्रेक मैग्नेट इस्तेमाल करते हैं। 43 देखिए क्या पूछ रहा है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स वाला क्वेश्चन है। द डैश एम्पलीफायर इज अनदर टाइप ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट configuration is used to combine the voltage present two or more inputs into a single output voltage। तो कौन सा एम्पलीफायर ऐसा है, हम लोगों ने बहुत सारा एम्पलीफायर तो हम लोगों ने पढ़ा था, मतलब ओप एम्प में, है कि नहीं। वही इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग वाला तो पढ़े थे, सॉमिंग भी हम लोगों ने एक तो पढ़ा था। सॉमिंग यानी कि क्या, ये हमारा इनपुट है, ऐसा ही तो होता है एम्पलीफायर का डायग्राम। यहाँ पर क्या बोला है आपको, इट इज यूज टू कंबाइन वोल्टेज प्रेजेंट टू और मोर इनपुट, ठीक है। तो मोर इनपुट अगर हम लोग लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, ठीक है। मान लीजिए I1 हुआ, I2 हुआ, I3 हुआ, तो यहाँ पर खाली वोल्टेज वाला सोर्स दे दिया, ठीक है। तो तीन जाके एक टर्मिनल पे लगा और खाली वोल्टेज आपका एक टर्मिनल पे लगी, आउटपुट पे आपको एक ही सोर्स आउटपुट में मिलेगा, आपको मिल रहा है, ठीक है। तो क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पे, समिंग एम्पलीफायर। समिंग एम्पलीफायर जो होता है आपका, ये बहुत सारा वोल्टेज और करंट को कंबाइन करके सिंगल आउटपुट वोल्टेज आपको निकाल के देता है। क्या बोल रहे हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर नहीं यार, समिंग एम्पलीफायर होगा, ठीक है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। 44 देखिए, the dash resistance is caused by leakage across the PN junction due to crystal defect and the impurities within junction region। क्या होगा भाई, लीकेज करंट की वजह से कौन सा रेजिस्टेंस निकल के आता है पीएन जंक्शन में। जो पीएन जंक्शन में अपना, मतलब यही वाले का ये बात कर रहा है, ये कौन सा रेजिस्टेंस होता है, यहाँ से कंडक्शन होता है। अगर नॉर्मल सा, अगर किसी को डिफ्यूजन नहीं पता, पोटेंशियल बैरियर नहीं पता, और ये भी मतलब कैसा आपका बाइसिंग सर्किट हो रहा है वो भी नहीं पता, नॉर्मल आप इतना मान के चलिए कि यहाँ पर कंडक्शन हो रहा है, बीच में नॉर्मल से तो रेजिस्टेंस लगा है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, output resistance is caused by leakage across the PN junction and crystal defects। बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है, आउटपुट रेजिस्टेंस इज कॉज्ड बाय लीकेज अक्रॉस द पीएन जंक्शन ड्यू टू क्रिस्टल डिफेक्ट्स एंड इम्प्योरिटीज विद इन जंक्शन रीजन, ठीक है। 45 वाला देखिए, in the dash the ideal diode look like a open circuit and in this condition the voltage across diode is negative। अगर आपको डायोड अगर नेगेटिव अगर आपको यहाँ पर बता दिया, यानी कि डायोड आपका किस कंडीशन में है, आपका रिवर्स बायस में है, किस कंडीशन में है आपका, रिवर्स बायस में है, यानी कि ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बाकी और एक भी यहाँ पर आपको ऑप्शन देख लीजिए, अगर इससे भी आपको तसल्ली नहीं मिलेगा तो आइडियल डायोड जो है आपका ओपन सर्किट कंडीशन में, यानी कि रिवर्स बायस के कंडीशन में, ठीक है। 46 वाला देखिए, अभी क्या बोल रहा है, डिफरेंशिएटर एम्पलीफायर सर्किट प्रोड्यूसेस a voltage output which is directly proportional to the input voltages rate of change with respect to the डिफरेंशियल एम्पलीफायर का क्या फॉर्मूला होता है, एक तो एक होता है ना आपके पास रेट ऑफ चेंज, यानी कि आर एफ सी डी आई बाई डी टी होता है, ठीक है। आर एफ सी डी आई बाई डी टी होता है वोल्टेज आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, विथ रेस्पेक्ट टू द किसके अकॉर्डिंग ये चाहे भी आपका चेंजिंग हो रहा है, करंट बाय टाइम, ठीक है कि नहीं, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग ये चेंज हो रहा है, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 47 वाला देखिए, ट्रांजिस्टर बायसिंग इन द प्रोसेस of setting the transistor DC operating voltage and current condition to the current level so that AC input signal can be amplified correctly by the help of transistor, ठीक है कि नहीं। ट्रांजिस्टर बायसिंग क्या होता है, एक तो प्रॉपरली जो हम लोग
डीसी सप्लाई हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है ना, सेटिंग द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऐसे हम लोग उसको मेंटेन करके रखें सो दैट वो ऐसी इनपुट सिग्नल जो होता है आपका करेक्टली एम्पलीफाई हो सके, यानी कि लो इनपुट सिग्नल हाई आउटपुट सिग्नल पे हम लोग बदलने में काफी हेल्पफुल रहता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। 48 वाला देखिए, एन आइडियल डायोड विल हैव जीरो रेजिस्टेंस इन वन डायरेक्शन, डैश रेजिस्टेंस इन द रिवर्स डायरेक्शन। तो आइडियल डायोड में क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है अपना आइडियल डायोड, है कि नहीं। तो इसीलिए रेजिस्टेंस जो होता है जीरो होता है। अगर डायोड को अगर हम लोग उल्टा लगा देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, राइट। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। जीरो कैसे बोल रहे हैं यार, यहाँ पर लिखा है ना डायोड आपका रिवर्स डायरेक्शन में लगा दिए, माने इस प्रकार में हम लोग लगा दिए, ठीक है। लेकिन जो करंट का सोर्स है लेकिन यहाँ से फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा आपका इस जगह पे, ठीक है। बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तभी तो कुछ करंट फ्लो नहीं करेगा रिवर्स डायरेक्शन में। 49 में देखिए क्या पूछ रहा है, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन में पहले हम लोग कर लेते हैं फिर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। कॉमन एमिटर हमने अभी ट्रांजिस्टर में बार बार आपको समझाया था कैसे करना था। कॉमन एमिटर यानी कि नीचे होता है ई, ठीक है। करंट कहाँ से फ्लो होता है आपका, कलेक्टर से फ्लो होता है, ठीक है। ये वाला होता है बेस यानी कि गेट टर्मिनल होता है, ठीक है। और इसको हम लोग मान लेते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसीलिए करंट का फ्लो नीचे दे दिए। जब करंट फ्लो होगा कहाँ से फ्लो होगा, कलेक्टर से लेके एमीटर तक आपका करंट फ्लो होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है, द इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड बिटवीन द बेस एंड एमीटर, ठीक है। यहाँ से हम लोग इनपुट सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। ये तो गेट टर्मिनल है ना, मतलब गेट टर्मिनल जैसा, तो मतलब बेस अपना क्या काम करता है, ठीक है। तो बी में हम लोग क्या किए, अपना इनपुट वोल्टेज दे दिए, ठीक है। आउटपुट का वोल्टेज कहाँ निकल के आएगा अपना, कहाँ पर हमको मिलेगा, ये कलेक्टर और एमीटर के बाहर हमको आउटपुट वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, द आउटपुट करंट अपियर्स बिटवीन द कलेक्टर एंड एमीटर, ठीक है। बेस नहीं भाई, बेस नहीं, यही बात तो हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। आउटपुट करंट पूछ रहा है आपको, आउटपुट करंट ये वाला जो भी बी होता है बस ये आपका कंट्रोलिंग वोल्टेज हमने उसको दे दिया ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए, लेकिन आउटपुट में जो वोल्टेज मिलेगा आपको ये भी सी में आपको मिलेगा, ठीक है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। 50 वाला देखिए, द कंडीशन विच आर रिक्वायर्ड टू बी सेटिस्फाइड टू ऑपरेट द सर्किट एज एन ऑसिलेटर इज कॉल्ड डैश पर सस्टेन ऑसिलेटर, ठीक है। ऑसिलेटर में तो एक ही प्रिंसिपल होता है, क्या होता है वाला प्रिंसिपल, सबसे फेमस है कैसे होता है देखिए, ये सबसे उसका सबसे बेहतरीन वाला होता है बार कर्सन क्राइटेरिया। बार कर्सन क्राइटेरिया क्या होता है, कुछ नहीं होता है, बस एक तो फीडबैक सर्किट जानने वाला चीजें होता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर एक तो ऑसिलेटर है, ठीक है, यहाँ पर हमको उसको आउटपुट दे रहा है, ठीक है। अब ये ऑसिलेटर बोला कि कुछ दिक्कत है, हमारा आउटपुट में सही से नहीं जा पा रहा है, तो इसीलिए वो क्या कर रहा है, एक तो फीडबैक सर्किट हम लोगों ने वहां पर इसको जोड़ दी, बस कहानी खत्म। उस पे ऑसिलेटर यानी कि इसको हम लोग ए बोलते हैं, फीडबैक बीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो बार कर्सन क्राइटेरिया हमको क्या बोलता है कि ए इंटू बीटा हमेशा 1 रहना चाहिए, ठीक है, इन आइडियल कंडीशन में। बस यही वाला अगर फॉर्मूला अगर सेटिस्फाई कर रहा है तब आपका ओसिलेटर जो है एकदम करेक्ट फॉर्म में एकदम चालू होगा, ठीक है। 51 में देखिए क्या पूछ रहा है, सिंपल सा एकदम आंसर है इसका, देखने से पता चल रहा है कि ब्रिज रेक्टिफायर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर दैट यूजेस डैश डायोड टू फॉर्म ए क्लोज लूप ब्रिज। ब्रिज रेक्टिफायर में कितना डायोड होता है फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, 4 डायोड होता है कि नहीं। सेंटर टाइप अगर पूछ लेता है यहाँ पे तो 2 डायोड होता है, ठीक है। 52 देखिए, द वेरिएशन ऑफ ड्रेन करंट रेस्पेक्ट टू द वोल्टेज अप्लाइड एट द ड्रेन सोर्स टर्मिनल कीपिंग गेट सोर्स वोल्टेज कांस्टेंट स्टॉप एज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जेएफईटी। कितने टाइप का कैरेक्टरिस्टिक्स, हमने जब जेएफईटी हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग वहां पर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स का
डायग्राम हम लोग कर रहे थे, है कि नहीं? कितना कर रहे थे? दो कैरेक्टरिस्टिक्स का डायग्राम हम लोग कर रहे थे। आई होप कि सबको याद होगा। एक तो होता है ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स का हम लोग कर रहे थे, दूसरा वाला किसका था अपने लिए? ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स का हम लोग डायग्राम वहां पर सब समझ रहे थे। ठीक है, बस वही यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, जेआईपीटी के लिए हम लोग दो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और एक तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। 53 देखिए क्या पूछ रहा है कि जो जेके फ्लिप फ्लॉप होता है आपका, बस हाँ यहाँ से आपके लिए खत्म। ठीक है, 52 से टीएनई वाले जितने हैं आप लोग सेशन लेफ्ट करके जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से खाली डीईटी वालों के लिए है। 53 में क्या पूछ रहा है? जेके फ्लिप फ्लॉप सिमिलर टू द एसआर फ्लिप फ्लॉप होता है, ठीक है कि नहीं? तो जिससे क्या होता है, जेके कब आपका इस मतलब से भी आपका सिमिलर होता है, जबकि आपका जे और के का जो इनपुट होता है दोनों आपका लो होता है। ठीक है, जे और के अगर आपका जे और के अगर आपका दोनों अगर लो रहेगा तब आपका, तो उस जगह पे क्या होगा, नॉर्मल जो आउटपुट आप लोगों को निकल के आएगा ये वाला आपका 0 0 ही आपके लिए निकल के आएगा। यहाँ पर एन आई था और एक तो एन था। ठीक है, 54 देखिए क्या पूछ रहा है? द आउटपुट ऑफ इन केस ऑफ एंड गेट इज ट्रू। ट्रू यानी कि हाई। ठीक है, ट्रू यानी कि हाई। एंड गेट में कब हाई होगा? जब आपका दोनों इनपुट इनपुट 1 एंड 2 आपका दोनों ही हाई रहेगा। ठीक है, एंड गेट का टेबल तो सबको पता है, क्या क्या था? 0 0 पे क्या निकल के आता है? 0 आता है। ठीक है, और बाकी 0 1 कर लीजिए भी 0 आएगा। ठीक है, 1 0 कर लीजिए भी 0 आता है। 1 1 करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। जब दोनों इनपुट ही जब आपका हाई रहता है तभी जाके आउटपुट वाले में जो आपको करंट मिलता है ये आपका क्या होता है? हाई मिलता है। ठीक है, हुआ भाई? बात तसल्ली हुआ? ठीक है, तो क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? डी इसका करेक्ट आंसर है। 55 वाला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि डैश इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट यूजेस अ सिंगल इनपुट दैट कैन बी डायरेक्टेड थ्रू आउट द सेवरल आउटपुट। कहने का मतलब है कि सिंगल इनपुट दे रहे हैं हम लोग और बहुत सारा आउटपुट हमको निकल के दे रहा है, तो क्या होगा? डीमॉक्स होगा। डीमॉक्स क्या करता है? एक आउटपुट को लेके बाहर में हम लोग को बहुत सारा आउटपुट देता है, लेकिन मॉक्स क्या करता है? उल्टा कर देता है बस उसको। बहुत सारा इनपुट लेते हैं हम लोग और अभी आउटपुट में बस एक ही आउटपुट हम लोग को निकल के आता है। ठीक है, 56 वाला देखिए, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। हेक्साडेसिमल सिस्टम जो है अपना, उसका बेस रेडियस कितना होता है? 16 होता है। ठीक है, 8 वाला जो होता है ऑक्टा होता है। 2 वाला होता है जो क्या होता है? बाइनरी होता है। 10 वाला जो होता है हेक्सा होता है। ठीक है, ये वाला तो बात सबको पता होगा। सॉरी मैं हेक्सा बोल दिया क्या यार, ये खाली डेसिमल होता है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। देखिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी आपका क्या बचा? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तो आपको सर प्रशांत सर ने रिवीजन करवा दिया था। कंट्रोल सिस्टम हुआ, माइक्रो प्रोसेसर, ये दोनों मैं आपको करवा दूंगा 2 दिन के बीच में। थोड़ा टाइमिंग दीजिए बस मुझे। ठीक है, पूछ रहा है कि which one is not the advantage of using कर्नफ मैप्स in comparison to the boolean algebra। तो के मैप का कौन सा एक तो एडवांटेजेस नहीं है? के मैप जो होता है सबसे कॉस्टली वाला होता है, इसीलिए हम उसको बुलियन अलजेब्रा क्या होता है? बेसिक रूल है। ठीक है कि नहीं? बेसिक रूल लगा के हम इसको सॉल्व करते हैं। उसका एडवांस वाला वर्जन जो होता है ये के मैप होता है। ठीक है, तो के मैप कॉस्टली होता है। ये वाला देखिए क्या पूछ रहा है? द ग्रेटर द गेन मार्जिन इज द कंट्रोल सिस्टम द ग्रेटर ऑफ द डैश सिस्टम। जितना ज्यादा गेन मार्जिन होगा ऑब्वियसली बात है उसका स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा। ठीक है, गेन मार्जिन क्या है? नॉर्मल आपका एक तो एफिशिएंसी मार के चल सकते हैं। ठीक है, कितना हम इनपुट दे रहे हैं कितना आउटपुट हम लोगों को मिल रहा है। आउटपुट अगर ज्यादा मिल रहा है तो ऑब्वियसली बात है तो स्टेबिलिटी उसमें ज्यादा ही होगा। ठीक है, 59 नंबर वाला देखिए क्या पूछ रहा है? तो डैश that determines the transfer function of a linear system by making use of signal flow graph is known as Mason-Gain formula।
मेसन गेन फॉर्मूला के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, एनी आइडिया किसी को? मेसन गेन फॉर्मूला के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग? ए पिक्टोरियल कैसी है? एक मिनट दीजिए यार, मुझे भी थोड़ा सा देखने दीजिए यार। मेसन गेन फॉर्मूला के लिए यार क्या इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग? ग्राफ होगा ना? ए बता रहा है कोई, बी बता रहा है यार कोई। पिक्टोरियल तो नहीं होगा, ग्राफ से ही होगा, ठीक है। ग्राफ से ही हम लोग को पता चलता है कि ट्रांसफर फंक्शन लीनियर सिस्टम पे बन रहा है, या फिर जो सिंगुलर प्रोग्राफ हम बनाते हैं ना, जो पेपर एक एक तो मतलब चिपकाते हैं, रेड कलर का पेपर हम लोग चिपका के सब बनाते हैं ना, वही ट्रांसफर फंक्शन उसी से ही तो होता है। मेसन गेन वाला फॉर्मूला तो वही हम लोग सब अप्लाई करते हैं, ठीक है। 60 वाला देखिए क्या पूछ रहा है, द डैश मैप फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम बाय एक्सप्रेसिंग द फेज शिफ्ट इन डिग्रीज, कौन सा वाला होगा? एक ही तो सबको दिख के ही पता चल रहा है, बोर्ड फेज प्लॉट होता है। बस जो नेमिंग है, अगर वो नेमिंग ही बस आपका दिमाग में याद है, उससे ही आपका काम बन जाएगा, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट जिसको पता है ना पता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ। 61 वाला देखिए, बेसिक सा सवाल है आपका। पूछ रहा है कि रूट लॉकुस टेक्निक जो होता है, इससे 1948 में कौन इंट्रोड्यूस किया था? कौन इंट्रोड्यूस किया था? वाल्टर आर एवेंस, ठीक है। यही इसको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। यही साइंटिस्ट था जो कि इतना बड़ा बड़ा चीजें सब निकाला था, रूट लॉकुस टेक्निक। 62 देखिए, which one is not the characteristics of the transient response of secondary ऑर्डर सिस्टम? सेकेंडरी ऑर्डर सिस्टम का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है? कौन सा नहीं होता है? आइडियल टाइम जैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। और बाकी ये डिले टाइम, राइज टाइम, पीक टाइम, ये तो सब पता होगा आप लोगों को, ठीक है। ये सब कहाँ होता है? ये सब कहाँ होता है, किसी को याद आ रहा है आप सभी को? एक हम लोगों ने पढ़ा था, डीआरएस पढ़ा था, जब आपका थायरिस्टर को हम लोग स्विचिंग, थायरिस्टर का स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। ये क्या था आपका? डिले टाइम था, उसके बाद आपका राइज टाइम था। बस नाम याद आ गया तो आपको बस बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपका था स्प्रेड टाइम था। डिले टाइम कहाँ से कहाँ होता है? 0 से 10% होता है। राइज टाइम 10% से लेके 90% तक। स्प्रेड टाइम आपका 90% से लेके 100% तक होता है, राइट। इतना ही तो होता है स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ये दोनों तो नहीं होगा। पीक टाइम क्या होता है आपका नॉर्मली? जब आपका ग्राफ सबसे पीक पॉइंट में होगा, क्रेस्ट पॉइंट में होता है, ठीक है। 63 देखिए, नॉक्विस्ट क्राइटेरिया जो होता है आपका, नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड व्हिच इज यूटिलाइज्ड फॉर फाइंडिंग द डैश ऑफ क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम वन विथ फीडबैक लूप। क्या निकलता है हमारा इससे? स्टेबिलिटी तो निकालते हैं हम लोग क्लोज लूप सिस्टम का, और क्या निकालेंगे? कॉस्ट, रिलायबिलिटी, ये थोड़ी ना सब निकालते हैं हम लोग। एनोड वोल्टेज निकालते हैं, बिल्कुल करेक्ट। एनोड वोल्टेज नहीं होता है, एनोड करंट होता है भाई, ठीक है। स्विचिंग स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग एनोड करंट प्रोवाइड करते हैं, ना कि एनोड वोल्टेज देते हैं, ठीक है। 64 देखिए क्या पूछ रहा है हमको, द रेस्पॉन्स ऑफ द सेकेंडरी ऑर्डर सिस्टम टू स्टेप यूनिट यू एंड टी डज नॉट डिपेंड ऑन व्हिच कंडीशन, किसके ऊपर डिपेंडेबल नहीं करता है आपका? फ्रोजन कंडीशन के ऊपर डिपेंडेबल नहीं करता है, ठीक है। बाकी ये तीन कंडीशन, अंडर डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड, क्रिटिकल डैम्प्ड, ये सब आपको पता ही होगा। जो आपको ओमेगा इक्वल टू ओमेगा जीरो, ओमेगा लेस देन ओमेगा जीरो, ठीक है। और ये ग्रेटर देन ओमेगा जीरो होगा, यही सब तो होता है आपका अंडर डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड, क्रिटिकल डैम्प्ड। लेकिन फ्रोजन जैसा कुछ चीजें नहीं होता है। 65 वाला देखिए, रूट हॉर्विज स्टेबिलिटी कैरेक्टर में
अभी क्या क्राइटेरिया में क्या बता रहा है, इफ एनी कंट्रोल सिस्टम डज नॉट सेटिस्फाई द नेसेसरी कंडीशन देन वी कैन से दैट द कंट्रोल सिस्टम इज, अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो कंट्रोल सिस्टम जो है आपका अनस्टेबल है। ठीक है, अगर स्टेबिलिटी सिस्टम को नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, बस सिंपल सा बात है, अनस्टेबल है वो वाला चीज है। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। 66 देखिए, द फ्रीक्वेंसी फॉर व्हिच द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बिकम डैश इन ट्रांसफर फंक्शन आर कॉल्ड पोल्स एंड जीरोस। क्या होगा, एनी आइडिया? कैसे आपका पोल एंड जीरो आपको जीरो करवाना है? हम भी यार कंफ्यूजन में पड़ गया। ट्रांसफर फंक्शन पोल एंड जीरो निकालेंगे तो इट बिकम्स, ट्रांसफर फंक्शन अगर जीरो होगा तो उस जगह पे पोल निकल के आएगा। अगर इस पे डिनोमिनेटर में एस डिवाइडेड बाई वन बाई एस करेंगे तो, हाँ न्यूमरेटर, अगर ये वैल्यू अगर डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर बिकम्स जीरो ट्रांसफर होता है, ठीक है कि नहीं, अगर जीरो होता है तब आपका ट्रांसफर फंक्शन जो निकल के आएगा वहां पर आपका पोल नहीं तो जीरो निकल के आता है। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन इसका थोड़ा सा, मैं भी थोड़ा सा मतलब यहाँ पर कंफ्यूजन हूँ कि मतलब आप लोगों को कैसे इसको मतलब समझाऊं। अगर मैं समझाने के लिए मीडिया भी मतलब बैठा है इसको, सेशन कितना टाइम बचा भाई? 1 घंटा 6 मिनट हो गया ना, तो रहने दीजिए। मैं इसको जब कल या फिर परसों जब आपका कंट्रोल सिस्टम पढ़ाऊंगा ना, वो वाला क्वेश्चन इसको लेके वहीं पर चिपका के आपको अच्छे से वहां पर बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इसको रहने दीजिए बस, या फिर ऐसे ही इसको याद रखिए। 67 वाला देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल आउटपुट एंड डिजायर आउटपुट एज टाइम टी टेंड्स टू द इंफिनिटी इज कॉल्ड डैश ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स टू द सेकेंडरी ऑर्डर सिस्टम। क्या होता है ये वाला सिस्टम? एक्चुअल आउटपुट और टी टेंड्स टू द मतलब इंफिनिटी होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट एरर बोलते हैं। जो डिफरेंस आता है उसी को तो हम लोग एरर बोलते हैं। क्या होता है अपना? स्टेडी स्टेट एरर होता है। पीक टाइम, राइज टाइम, डिले टाइम क्या होता है, ये सब स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ये लोग ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया। 68 देखिए, एंड डैश इज ए सिग्नल दैट टेम्पररीली सस्पेंड द नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम एंड रीडायरेक्ट द कंट्रोल ऑफ द स्पेसिफिक इंटरप्ट ऑफ द सर्विस रूटीन। इट मीन्स कि कोई भी सिस्टम चल रहा है हम लोगों को उसको टेम्पररी के लिए हमको बंद करना है, या फिर कोई भी उसमें कार्रवाई करना है, या फिर हम लोगों को कुछ उसमें एक्स्ट्रा सर्किट जोड़ना है, या फिर कुछ टाइम के लिए बंद करके कुछ अलग इनपुट देना है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, सर्किट को हम लोग इंटरप्ट करते हैं। ठीक है, इंटरप्ट सिग्नल देते हैं हम लोग, थोड़ी देर के लिए बंद करके फिर से जो भी कंट्रोलिंग वगैरह करके हम लोग फिर से उसको चालू करवाते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। 69 देखिए, which one of these not an advantage of data transfer instruction in a 8085 microprocessor? सपोर्ट है वाइड रेंज ऑफ ऑपरेशन, एफिशिएंट डाटा ट्रांसफॉर्मर होता है, सिंप्लीफाई प्रोग्रामिंग बिल्कुल सही है, लिमिटेड डाटा साइज होता है। ठीक है, इसका जो एडवांटेज नहीं होता है डाटा ट्रांसफर में, बस कितना होता है, 5 डाटा ट्रांसफर होता है। ये वाइड रेंज ऑपरेशन के लिए सपोर्ट नहीं दे सकता है। ठीक है, ये तीनों इसका करेक्ट आंसर होगा। ए इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। एफिशिएंट डाटा ट्रांसफर बोल रहे हैं क्या? हाँ ये भी करेक्ट होगा यार, डाटा ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंटली नहीं करता। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 70 वाला देखिए यार, डार्क 0800 इज डैश एंड हाई स्पीड। डार्क 800 क्या होता है भाई? कितना बीट का टाइपिकल सेटिंग होता है? डार्क जो होता है बस याद करने वाला चीजें है। ठीक है, क्या होता है आपका? 8 बीट का होता है। ठीक है, ये 8 बीट का माइक्रो प्रोसेसर होता है। लास्ट 10 क्वेश्चन बचा यार। 80 माइक्रो प्रोसेसर में कितना एड्रेसिंग मोड होता है? 5 एड्रेसिंग मोड होता है। अभी तो बताया ना अभी आपको, 5 अभी एड्रेसिंग मोड होता है 8085 माइक्रो प्रोसेसर में। 72 वाला देखिए, तो बग बूस्ट कन्वर्टर जो होता है, जब हम लोग स्विच ऑन करते हैं तब डायोड आपका क्या करता है? बक बूस्ट कंडक्टर का कैसा डायग्राम आप लोगों ने पढ़ा था? जो इंडक्टर होता है बक बूस्ट में, कल पढ़ाया था ना आपको।
ये जो इंडक्टर होता है बीच में होता है, डायोड जो होता है आपका किस कंडीशन में होता है, उल्टा होता है। ठीक है, कैसा रहता है, उल्टा होता है। यहाँ पर मान लीजिए कि आपका आरएलई लोड लगा है, ठीक है। तो बक बूस्ट कंडक्टर में क्या होता है, जब आपका ये वाला स्विच आपका जब ऑन होता है, ठीक है, ये वाला डायोड जो होता है आपका ये ऑफ कंडीशन में होता है, ठीक है, ये डायोड आपका ऑफ कंडीशन में होता है, ठीक है, क्योंकि ये डायोड जो होता है आपका क्या होता है, रिवर्स बायस में लगा होता है, ठीक है। 73 वाला देखिए, आरसी फायरिंग सर्किट का फायरिंग एंगल कितना होता है। आरसी फायरिंग एंगल सबको पता है 0 to α 180 डिग्री होता है, इसीलिए हम इसको भास्ट इस्तेमाल करते हैं। उससे पहले वाला क्या था, ओनली रेजिस्टेंस फायरिंग सर्किट था, जो 0 से लेकर अल्फा तक 90 डिग्री तक उसका वैल्यू था। उसके बाद यूजेटी हम लोगों ने पढ़ा था। यूजेटी में क्या था, आर प्लस आर सी दोनों का कंबाइन करके हायर वर्सन वाला हम लोग निकाले थे, ठीक है कि नहीं, है कि नहीं। तो क्या होगा करेक्ट आंसर इसका 30, कैसे यार, आरसी फायरिंग सर्किट पूछ रहा है भाई आपको, ठीक है। आरसी फायरिंग सर्किट में क्या होता है, डी इसका करेक्ट आंसर है, कंफ्यूजन मत होइएगा। 74 वाला देखिए, पूछ रहा है एक सिंगल फेज फुल्ली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर जो कन्वर्सन करता है क्या, सिंगल फेज होता है, थ्री फेज होता है, जो भी होता है, रेक्टिफायर वाला वर्ड आ गया, यानी कि एसी टू डीसी कन्वर्सन करता है, सिंपल सा आंसर। तो बी इसका करेक्ट आंसर। 75 देखिए, आईजीबीटी का कितना लेयर होता है, आईजीबीटी का टर्मिनल कितना होता है, 3 टर्मिनल होता है, लेकिन लेयर जो होता है 4 लेयर होता है, कैसे, एक लेयर जो होता है आपका पहले मेटल होता है आपका, फिर उसके बाद SiO2 का एक तो लेयर होता है, उसी को हम लोग एक लेयर एक्स्ट्रा मान लेते हैं, इसीलिए इसमें जो लेयर होता है 4 लेयर होता है, ठीक है। 76 वाला देखिए, Which one is not an advantage of single phase semiconductor? सिंगल फेज सेमीकंडक्टर में क्या होता है आपका, मैंने आपको बताया था कि 2 डायोड और 2 थायरिस्टर कनेक्टेड होता है, और बाकी वो जो ऑपरेट करता है, मान लीजिए D1 के साथ आपका T2 चल रहा है, D2 के साथ आपका T1 चलेगा, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग उसको चलाते रहते हैं। इसको चलाने से क्या होता है, जितना एवरेज आउटपुट वोल्टेज हमको मिलता है उतना सही तरीके से नहीं मिल पाता, ठीक है, क्योंकि एक एक बारी बारीकी से हम लोग इसको चला रहे हैं, ठीक है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है, एवरेज आउटपुट डीसी वोल्टेज जो होता है सेम फायरिंग एंगल पे नहीं मिलता, इसीलिए तो हम लोग सेमी कन्वर्टर के जगह पूरा फुल कन्वर्टर ही इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। 77 वाला देखिए, पूछ रहा है कि डैश इज ऑल्सो नोन एज द ACR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर is three terminal power electronics device used various electronic circuit, यानी कि rectifier SMPS switching characteristic, it is the 3 terminal एनोड कैथोड गेट। गेट किस में होता है, ट्रांजिस्टर में गेट होता है, ट्रांसफार्मर गेट होता है, नहीं होता, एक ही है तो थायरिस्टर, थायरिस्टर का तो अलग ही नाम होता है, क्या आपका ACR होता है, बेसिक का सवाल है, ठीक है। 78 देखिए, द TSD ऑफ इन्वर्टर आउटपुट वेवफॉर्म, TSD यानी कि टोटल हार्मोनिक डिस्टोरेशन, TSD कहाँ आता है अपना, AC वेवफॉर्म में आता है, जब आप इन्वर्टर इस्तेमाल करके DC टू AC टू कन्वर्सन कर लिए, लेकिन AC में क्या होता है आपका हार्मोनिक्स रहता है, ये जो हार्मोनिक्स रहता है ये DC क्वांटिटी का होता है, ठीक है। और इसको मिनिमाइजिंग करने के लिए हम लोग TSD क्या करते हैं हम लोग, एनी आइडिया किसी को कुछ, 78 का क्या करेक्ट आंसर होगा, सी बता रहे हैं, सी बता रहे हैं, सब सब सी बता रहे हैं। इक्वल प्रपोर ऑपरेशन वेरी लो, ठीक है। टीएसडी आउटपुट वेवफॉर्म जो होता है बहुत ही लो होता है, ठीक है, वेरी लो होता है, ठीक है। प्रॉपर ऑपरेशन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, वेरी लो आउटपुट ऑपरेशन हम लोग करवाते हैं इससे, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। 79 वाला देखिए, एक बक कन्वर्टर जो होता है फिक्स्ड डीसी इनपुट सिग्नल को किससे वेरिएबल को बदलता है, बक कन्वर्टर किसका एग्जांपल है, चॉपर का एक तो एग्जांपल है, चॉपर का क्या काम होता है, फिक्स्ड डीसी इनपुट तो कन्वर्सन करके क्या देता है आपको, वेरिएबल डीसी आपको कन्वर्सन करता है। जो बक कन्वर्टर होता है ये एक तो आपका स्टेप डाउन टाइप का होता है, बक
होता है और क्या था अपने पास, बूस्ट वाला था, राइट। बक था और एक तो बूस्ट था। बूस्ट क्या करता था आपका, स्टेप ऑफ करता था, और था एक तो बग बूस्ट था। कल ही आपको सब रात को ये वाला समझाया था। बक बूस्ट वाला जो था, इसको हम लोग और भी इन्वर्टर सर्किट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। क्या करता है, फिक्स डीसी टू वेरिएबल डीसी को कन्वर्सन करता है, तो डी इसका करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है भाई, इन्वर्टर वाला सर्किट, ठीक है। इन्वर्टर वाला सर्किट हम लोगों ने कल ही पढ़े थे। तो इन्वर्टर सर्किट कितने प्रकार का हम लोग कल पढ़े थे, एक था सीएसआई था, करंट सोर्स इन्वर्टर, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, उसमें था सीरीज इन्वर्टर, पैरेलल इन्वर्टर, ठीक है। फिर वोल्टेज सोर्स को हम लोगों ने दो टाइप का डिवाइडेड किया, सिंगल फेज और थ्री फेज। सिंगल फेज को दो टाइप का डिवाइडेड किए थे, क्या क्या डिवाइडेड किए थे हमको याद आ रहा है। थ्री फेज को डिवाइडेड किए थे 120 डिग्री 180 डिग्री, और इसको हाफ वेव और फुल वेव, ठीक है। इसमें क्या क्या कहते हैं हम लोग, दो डायोड दो थायरिस्टर, इस पे चार डायोड चार थायरिस्टर इस्तेमाल किए थे। ऐसे ही तो बनाए थे हमारा सारा वो वाला सर्किट करके सब समझे थे, ठीक है। तो क्या क्या टाइप हम लोगों ने पढ़ा था, सीएससी बीएसआई सीरीज पैरेलल, है कि नहीं। लेकिन ऐसा अपना बस इन्वर्टर जैसा हमने कुछ चीजें नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो डी इसका करेक्ट आंसर। कितना टाइम हुआ भाई, ठीक है। तो इसी के साथ अपना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कितना टाइम लगा, 1 घंटा 20 मिनट में हम लोगों ने पूरा निपटा दिया, ठीक है। 80 मिनट लगा ना हमको, ऑलमोस्ट 80 मिनट लगा पूरा सॉल्व करने के लिए। देखिए नॉर्मली बहुत सारा अभी थियोरेटिकल क्वेश्चन था, जिसको जितना फंडामेंटल क्लियर होगा बस वही इसमें लगा पाएगा सब कुछ एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आई होप कि अभी वाला जो एग्जाम होगा 25 में इस लेवल का क्वेश्चन आएगा या फिर नहीं आएगा, कोई वारंटी गारंटी नहीं है। अगर इतना लल्लू वाला सब क्वेश्चन आ गया तो कोई भी जाके लगा के आ सकता है। तो पास्ट ईयर का कट ऑफ कितना गया था, 90 के ऊपर सब गया था ना, इसी कारण ही गया था, ठीक है। तो देखिए अगर क्वेश्चन का लेवल इजी रहा तो कट ऑफ भी आपका उसी हिसाब से ही ज्यादा रहेगा। अगर क्वेश्चन टॉप ही मतलब टॉप या टॉप रहेगा तो जैसा आपको लगेगा तो उसी हिसाब से अलग कैंडिडेट्स को भी लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंडेबल करेगा। फिर भी आप लोगों को पता तो चला कि आप लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो आप लोग अपने कोर्स से आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है कि नहीं, उसी लेवल का क्वेश्चन को ही हम लोग सब सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको और किसी सोर्स के ऊपर डिपेंडेबल नहीं करना पड़ेगा, जो जो कोर्स लिए हैं, ठीक है। तो बस आप उसी से ही पढ़ ले। आप लोग मतलब अभी अभी लोग प्रैक्टिस वगैरह करिए, जो भी क्वेश्चन सीरीज है और प्रैक्टिस टेस्ट है उसको आप लोग लगाते रहिए और रिवीजन करते रहिए, ठीक है। नया कॉन्सेप्ट अभी पढ़ने का ट्राई मत करिएगा, क्योंकि दिमाग में कुछ बैठेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए सेशन को ही खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग कल, ठीक है। और किसी को कुछ डाउट है तो भाई बताइए कमेंट बॉक्स में, नहीं तो सेशन को यहीं पर खत्म कर लेते हैं। OHPC 2025 कैसे बताएंगे भाई, वही तो बताए अभी हम आपको कि 23 में जो क्वेश्चन आप लोगों ने अभी किया, ठीक है कि नहीं, इतना कुछ भी न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन तो नहीं आ रहा था। तो इसीलिए कट ऑफ कितना गया था, 90 के ऊपर सब गया था आपका कट ऑफ। अब अगर आपका मान लीजिए कि अगर इसी लेवल का क्वेश्चन आ गया तो आप 90 मान के चलिए आप लोग, ठीक है कि नहीं। अगर टॉप क्वेश्चन आ रहा है आपका तो आप ऐसा मान के चलिए कि 80 to 85 तक मिलेगा। तो नॉर्मल 80 ही मान के चलिए, कुछ भी हो जाए 80 से ही अपना जाएगा, ठीक है। अरे सेशन हम बोले थे ना आपको, ठीक है कि नहीं, आप हिंदी के साथ अक्वेंटेड हो जाइए ना, थोड़ी ना ऐसी थोड़ी ना बात है कि आप जहां जाएंगे आपको उड़िया ही खाली आपको मिलेगा, ठीक है। हिंदी के साथ भी अक्वेंटेड हो जाइए। जब आप जॉब करेंगे जिस जगह पे, वहां थोड़ी ना सबको जोड़िया में बात कर रहे होंगे, बाहर से कस्टमर आए होंगे आपके बहुत सारे। मान लीजिए एबीबी हुआ, सीमेंस हुआ, ये सब बहुत बाहर से आते हैं। तो वहां थोड़ी ना आप बोलेंगे कि आप उड़िया में आप लोग आप मतलब कर लीजिए, ठीक है।
अरे हाँ भाई, समझते हैं यार हम लोग, ठीक है। ठीक है, तो चलिए सेशन को वहीं एंड करते हैं हम लोग, फिर मिलते हैं कल हम लोग एक तो नया क्वेश्चन सीरीज के साथ, ठीक है। चलिए।